हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल चैनल का। सही है, एक जेआर ट्यूटोरियल चैनल का पार्ट है जहां पे हम लोग आपको मेनली हम लोग कॉलेज के बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे। सही है, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर लेक्चर वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। सही है, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो। सही है, आपके लिए हर एक दिन एक नया लेक्चर एक नए सब्जेक्ट का आता रहता है। सही है, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। सही है, 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, और मैंने ऑलरेडी हमारे जो 3 लेसन है उसको कंप्लीट कर रखा है। तो जिन भी बच्चों ने कोई भी लेसन, किसी भी लेसन का कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा, जरूर से जाना और उन लेक्चर्स को जरूर से देख लेना, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है, और बायोलॉजी एक बहुत वास्ट सिलेबस हम लोग माना जाता है ना बायोलॉजी को, तो वो भी कवर करने में आपको हेल्प हो जाएगी मेरे वीडियोस देखकर। सही है, गूगल पे जाके, गूगल बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, जेआर कॉलेज लिख देना लाइफ में लास्ट में, या फिर अगर आपको और भी आगे के चैप्टर्स पढ़ने, जैसे अभी तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। सही है, अगर आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 देखना है तो आप जेआर ट्यूटोरियल्स पे जा सकते हैं। वहां पे हमने एक बार ऑलरेडी एक पूरा का पूरा बैच कंप्लीट कर रखा है, शायद उसमें एक लास्ट लेसन नहीं था आई गेस, बाकी सारे के सारे लेसन 12th बायोलॉजी का हम लोग ने कंप्लीट करा रखे हैं। तो जिस बच्चे को आगे की स्टडी देखनी है वो जाके जेआर ट्यूटोरियल्स पे जाके वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे लेसन्स की, वहां पे सारी स्टडीज कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू लेक्चर्स भी देखने हैं तो आप इस चैनल के ऊपर जो कंटिन्यू आ रहे हैं आपके बैच के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी मैसेजेस मिले। ठीक है, उनको भी पता चले कि अपनी स्टडीज को कितना और ज्यादा बेहतरीन वो लोग बना सकते हैं हमारे साथ जुड़कर इस प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, दैट इज जेआर ट्यूटोरियल ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर के ऊपर से, अगर आप लोग ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। ठीक है, उसका डाउनलोड करने का फायदा क्या, देखो वहां पे आप लोग को नोट्स मिलेंगे जो कि आपको ऑलरेडी मिल रहे होंगे। सही है, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे, मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस करना, एक टाइम लिमिट में जाकर घर पे बैठ के सॉल्व करना, उससे मुझे भेजना, मैं आप लोग को चेक करके आपको मार्क्स भी बता सकता हूं। सही है, तो वो चीजें आप वहां पे कर सकते हो, इसीलिए इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मेरे साथ कनेक्ट होना है, मुझसे ज्वाइन होना है, तो आप लोग यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग यहां पे आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सही है, और एक और बात, अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। सही है, तो अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि वेदर ऐसा हो गया है। ठीक है, सर्दी जुकाम बहुत सारे लोगों को फैल रहा है। ठीक है, ये फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, फीवर है मुझे भी। सही है, बट क्या करें यार, आप सबके लिए लेक्चर बनाने में ही हम लोग को सुकून मिलता है, तो लेक्चर आना रुकेगा नहीं। सही है, स्टार्ट करें। सही है, आज हम लोग को पता है कि आप लोगों को पता है हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा चौथा लेसन बायोलॉजी का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सही है, जहां पे हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए भैया। सही है, उसके बाद हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, देखो मैंने आप लोगों को एक व्यू दिया था पूरे लेसन का। सही है, ये एक व्यू था जहां पे हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, कि भैया जेनेटिक मटेरियल क्या है, किसने डेवलप किया, वो सारी चीजें हम लोग ने देखी। सही है, वो सारी चीजें हम लोग ने देखी। उसके बाद हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग और डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर रखा है लास्ट के 2 लेक्चर्स में। तो जिन भी बच्चों ने लास्ट के लेक्चर्स मिस आउट कर दिए हैं जरूर से देख लो, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये 2 टॉपिक को। सही है, आज इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस की जर्नी। सही है, आज से हम लोग प्रोटीन बनाना सीखेंगे, क्या होता है प्रोटीन उसके बारे में स्टडी करेंगे। सही है, कैसे हमारे बॉडी प्रोटीन बनाती है, कैसे जो बैक्टीरिया से वो प्रोटीन बनाते हैं, कैसे हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो सब देखेंगे। सही है, तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग मेनली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सही है, अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होगा, एक जीनोम टॉपिक है। सही है, वो हम लोग को स्टडी करना है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है दैट इज HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसको हम लोग देखेंगे। और हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसे भी हम लोग कवर करेंगे इस लेसन के एंड में। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सही है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग मेनली क्या फोकस कर रहे हैं बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, कि आखिरकार प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है करना, क्यों, कैसे हमारी बॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, कैसे अलग अलग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सही है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूं। देखो, हम लोग ने सुना है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग ने 3rd लेसन में पढ़ा था। सही है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। सही है, हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी कहते हैं। सही है, अभी जो कैरेक्टर मेरे बॉडी में दिख रहा है, ये किसकी वजह से दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है प्रोटीन की वजह से। सही है, मेरे बॉडी में जिस टाइप का प्रोटीन बनेगा
उस टाइप के कैरेक्टर मेरे बॉडी में दिखेंगे। सही है, अगर मेरी स्किन का कलर हल्का सा व्हाइट है, इसका मतलब मेरे बॉडी में कुछ और प्रोटीन बन रहा है। अगर आपका स्किन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ और प्रोटीन बन रहा है। सही है, मेरे आंखों का कलर जो है, मेरे आंखों का जो आइरिस होता है ना, उसका हल्का सा कलर ब्राउन है तो मेरे बॉडी के अंदर कुछ और प्रकार के प्रोटीन बन रहे होंगे। आपका ब्लैक हो सकता है या फिर और डिफरेंट डिफरेंट कलर से होते हैं। सही है, अगर आप उनमें से एक हो, जैसे किसी का ब्लू कलर का भी आईज होती है। सही है, तो वैसे किसी का आंख है तो उनके अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। सही है, और ये प्रोटीन्स की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? सही है, तो ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है किसके ऊपर बच्चों? प्रोटीन के ऊपर। और आखिरकार ये प्रोटीन बनता कैसे है हमारी बॉडी में, वो हम लोग को जानना है इस टॉपिक में, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, समझ में आ गई बात? तो देखो, हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग में क्या सीखा था? हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग में सीखा था कि देयर इज अ क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम। सही है, और इस क्रोमोसोम में एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन था, यहां पे ऐसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगा हुआ था। सही है, और इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे हमारा डीएनए कॉइल्ड था। सही है, हमारा डीएनए ऐसे करके कॉइल्ड था। यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? हमारा डीएनए इस क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ था। अब मैं इस डीएनए को थोड़ा सा बाहर निकालता हूं, मान लो इस डीएनए को मैं थोड़ा सा यहां पे बाहर निकालता हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए। सही है, कुछ ऐसा डबल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। सही है, प्रॉपर बन नहीं रहा है लेकिन आप लोगों को पता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस डबल हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल लेता हूं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को वैसा सीधा ओपन कर लेता हूं, मान लो, तो मुझे कुछ ऐसा डीएनए हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और इस डीएनए के ऊपर यहां पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड। सही है, और यहां पे भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। सही है, ये हम लोग ने पढ़ा था किसके अंदर? हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था ना, ऐसा डीएनए होता है हम लोग का। सही है, अब हम लोग को पता है कि इस डीएनए से आगे चल के क्या बनने वाला है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है, प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली है। सही है, लेकिन क्या कंप्लीट डीएनए, ठीक है, जितना बड़ा आपका डीएनए है, क्या वो सारा का सारा डीएनए आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सही है, आपका एक्चुअल में आपके डीएनए का सिर्फ हार्डली 1 to 2% पार्ट, ठीक है, आपके डीएनए का, टोटल डीएनए का सिर्फ 1 से 2% पार्ट ही आगे चल के प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब आपका पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? सही है, आपका पूरा का पूरा जो डीएनए है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सिर्फ डीएनए के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वही पार्ट्स आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। सही है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, मान लो कौन से कलर से दिखा है, अच्छा चलो, ये वाला एक पार्ट है, मान लो ये एक पार्ट है जो आगे चल के एक प्रोटीन बनाएगा। सही है, यहां पे एक पार्ट है, ये आगे चल के एक प्रोटीन बनाएगा। मान लो यहां पे एक पार्ट है, ये आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको ये जो येलो येलो कलर में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वो पार्ट है जो आगे चल के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। सही है, और बाजू में ये जो बचे हुए डीएनए हैं, इनको हम लोग जंक डीएनए या फिर स्पेसर डीएनए कहते हैं। सही है, तो ये इनका टॉपिक अभी हम लोग नहीं छोड़ते, अभी हम लोग बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये जो पार्ट है जिससे आगे चल के एक्चुअल एक कंप्लीट प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है, इस डीएनए के पार्ट के इस डीएनए के पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों जीन। ठीक है, इस डीएनए के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन का मतलब क्या हो गया? जीन एक डीएनए का पार्ट है, तो लिख सकते हैं हम लोग इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्या है? एक पार्ट ऑफ डीएनए है विच फॉर्म अ कंप्लीट प्रोटीन, जो आगे चल के एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो आगे चल के एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जीन का ये वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी, डीएनए का ये वाला पार्ट जो आगे चल के प्रोटीन बनाने वाला है, इस पार्ट को मैंने क्या बोला? जीन। सही है, मतलब इस जीन में ये दोनों पार्ट को कंसिडर किया जाएगा। ये भी आपका जीन है, ये दोनों पार्ट को मिला के जीन कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली स्टैंड जीन है और जीन 1 है, दूसरे वाले जीन 2 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक सेकेंड, ओके, मार्कर गिर गया था। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को मिला जुला कर क्या कहा जाएगा? जीन कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? सही है, अब जीन से आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जरा देखते हैं। सही है, इस यहां पे देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? जीन। सही है, जीन किसका पार्ट है बच्चों? डीएनए का पार्ट है। मतलब कंप्लीट आपका क्या था? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, वो क्या है? आपका जीन। अब देखो, डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो, जीन से कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं,
जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सही है। अब वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई प्रोडक्ट बेचती है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि उस कंपनी का जो मेन पर्सन है, जो मालिक है उस कंपनी का, जो सेठ है उस कंपनी का, ठीक है, वो आएगा और वो अपना खुद का प्रोडक्ट खुद बनाएगा क्या? क्या वो अपनी कंपनी में खुद काम करेगा क्या? देखो, उस बंदे को सब पता है, जो सेठ है कंपनी का, उस बंदे को सब पता है कि यार मेरे कंपनी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनता है, कितना कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, सब कुछ उसको पता है। लेकिन कभी वो खुद काम करता है क्या? नहीं करता ना। वो कुछ वर्कर्स को अपॉइंट करता है, कुछ ऑपरेटर्स को अपॉइंट करता है जो उसके लिए काम करके देते हैं। वैसे ही ये हमारा जो जीन है, ये जो हमारा डीएनए है, ये उसी सेठ की तरह है। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आगे चल के कैसा प्रोटीन बनाना है, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन ये कभी खुद आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। ये भी एक ऑपरेटर या फिर एक वर्कर को अपॉइंट करता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जिसका नाम है आरएनए, ठीक है, जिसका नाम क्या है? आरएनए। तो सबसे पहले जीन से आपका क्या बनता है? आरएनए, सही है। और आरएनए से आगे चल के आपका क्या बनता है? प्रोटीन। यहां तक समझा? यहां तक समझा? ये बेसिक बात है, सही है, कि सबसे पहले आपका जीन होगा। जीन किसका फॉर्मेशन कराएगा बच्चों? आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा। और ये आरएनए आगे चले क्या फॉर्म करता है? प्रोटीन फॉर्म करता है, सही है, सही है। एक प्रोसेस हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि डीएनए से वापस डीएनए फॉर्म हो जाता है, मतलब डीएनए से वापस डीएनए फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। याद है? डीएनए रेप्लिकेशन, सही है, समझ में आ रही बात? सही है। उसके बाद जब जीन से आरएनए बनेगा, ठीक है, जब जीन से आरएनए का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो इस प्रोसेस को, इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जीन से क्या फॉर्म होता है? आरएनए फॉर्म होता है। तो अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछा जाए कि कोई टीचर आपसे बोले खड़ा हो जाओ और चलो बताओ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है? सर, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जहां पे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टेक प्लेस थ्रू डीएनए, ठीक है, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे बन रहा है? वो डीएनए से बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? अच्छा, कुछ कुछ केसेस में एक और चीज होती है, कुछ कुछ केसेस में बच्चों आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रही बात? किसी किसी केस में आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसे जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, सही है, रेट्रोवायरस होते हैं ना, जैसे हमारा कोरोना वायरस था, इट इज अ रेट्रोवायरस, तो उसके अंदर आरएनए से जीन का मतलब डीएनए का फॉर्मेशन कर देता था वो, समझ लो। तो ये एक अपोजिट प्रोसेस चल रही है। ये क्या चल रही है? एक अपोजिट प्रोसेस चल रही है। जब डीएनए से आरएनए बना तो उसको हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन बोला। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये आपकी बुक में सिर्फ दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना। डिटेल में हम लोग को डीएनए से आरएनए बनाना सीखना, सही है। तो ये हमेशा किसके अंदर होगा? मेनली वायरस के अंदर, मेनली वायरस के अंदर, ठीक है। और कौन से वायरस के अंदर? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, सही है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, सही है। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका ये जो डीएनए है, इस डीएनए से, यानी जो जीन है, इस डीएनए से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होगा? आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया? ट्रांसक्रिप्शन, सही है। ट्रांसक्रिप्ट होगा सबसे पहला क्या? आपका आरएनए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? आपका आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सब नेक्स्ट में क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, सही है। अब ट्रांसलेशन सुन के आपके दिमाग में क्या आता है भाई? आपके दिमाग में ये आता होगा, सर जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, मेरे दिमाग में तो गूगल ट्रांसलेटर है कि वो क्या करता है? एक लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सही है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहां पे जब आरएनए बनेगा ना, तो आरएनए के ऊपर ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी। इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को, मतलब ये भी तो एक मैसेज है ना, ये भी एक टाइप का मैसेज है ना, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। अब हम सबको पता है कि जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स की चेन की, अमाइनो एसिड्स की चेन से, मतलब बड़े सारे अमाइनो एसिड्स को अगर मैं एक चेन में सजा दूं, बड़े सारे अमाइनो एसिड्स को अगर मैं एक चेन में सजा दूं, एक चेन में लगा दूं, तो क्या मैं इसे प्रोटीन कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन। समझा? समझा व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन, सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना, सही है। और उसके बाद इस आरएनए से हम लोग
प्रोटीन बनाना सीखेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे चीजें हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, सही है, लेकिन यहां तक आई होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग सबसे पहले इसको सीखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पहले पहले बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, सही है। बैक्टीरिया के अंदर भी सीखेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो एनिमल्स है जैसे हम है, उनके अंदर कैसे होता है, उनके अंदर भी सीखेंगे, ठीक है, दोनों हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली में दोनों प्रोसेस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, स्मॉल स्मॉल सा डिफरेंस है। तो अगर आप एक प्रोसेस समझ लोगे तो आपको दूसरा प्रोसेस समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सही है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, सही है। अगले जो 10-15 मिनट है, जितना भी बड़ा लेक्चर है देख लेना आप लोग को तो पता चल ही रहा होगा, तो उतने टाइम थोड़ा सा फोकस करो, आप लोग को हर एक चीज समझ में आ जाएगी, सही है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, सही है। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, सही है, जो यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज हो गए, जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, वो है मोस्टली प्रोकैरियोट्स, सही है, मोनेरा के अंदर भी आते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग को प्रोकैरियोट्स के अंदर समझना है कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक डीएनए ले लेते हैं। मान लो दिस इज द चेन ऑफ डीएनए, ये एक डीएनए की स्टैंड है, सही है, और ये है आपका 3' एंड, तो ये क्या हो जाएगा 5' एंड, सही है। सिमिलरली ये आपका 3' एंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5' एंड। दोनों हमेशा अपोजिट होती है ना, कॉम्प्लीमेंट होती है ना दोनों डीएनए की स्टैंड एक दूसरे से, सही है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इसके बीच में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, सही है, इसके बीच में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। इतनी बातें क्लियर है? अब डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरा का पूरा डीएनए कभी भी आरएनए फॉर्मेशन में या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन में नहीं लगता। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही आगे चल के क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो मान लो ये है एक जीन जो आगे चल के क्या बनाने वाला है, जो आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एक जीन है, सिमिलरली ये भी आपका एक जीन है। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चरल जीन, सही है। ये क्या है आपका स्ट्रक्चरल जीन, सही है, ये क्या है आपका स्ट्रक्चरल जीन। और इन दोनों जीन में से किसी भी एक स्टैंड से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सही है। तो अगर मुझे आरएनए बनाना है तो या तो ध्यान से सुनो, या तो मैं इस स्टैंड से बना दूंगा या फिर मैं इस स्टैंड से बना दूंगा, दोनों स्टैंड से बन सकता है, लेकिन दोनों स्टैंड से एक साथ नहीं बनेगा। अगर एक जीन है ना तो इसमें से किसी एक स्टैंड से ही आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? मतलब सिर्फ हमें आरएनए की एक ही स्टैंड बनानी है। आरएनए को कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं बताते ना हम लोग, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सही है। तो आरएनए या तो इस स्टैंड से बनेगा या फिर इस स्टैंड से बनेगा, दोनों में से किसी एक स्टैंड से बनता है आरएनए हमेशा। समझ में आ रही बात? आरएनए हमेशा दोनों में से किसी एक स्टैंड से बनता है। अब क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर दोनों स्टैंड से आरएनए बन जाता तो क्या होता। देखो सबसे पहली दो इसमें दिक्कत है, अगर दोनों स्टैंड से आरएनए बनता तो दो दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले दिक्कत क्या कि देखो ये वाली जो स्टैंड होती है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब ये डायरेक्टली इसके अपोजिट होती है, सही है। तो मान लो इससे एक आरएनए बनता जो इसके अपोजिट होता, इससे एक आरएनए बनता जो इसके अपोजिट होता ना, तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सही है। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब जब ये आरएनए की स्ट्रैंड बाहर आती, सही है, तो ये दोनों क्या हो जाते, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाते और यहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता। क्या बन जाता? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आगे चल के आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी आगे चल के कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला कंसेप्ट गलत हो जाता है। एक और चीज है, मान लो अगर ये दोनों जुड़े नहीं, ये एक स्टैंड अलग हो गई, एक स्टैंड अलग हो गई, सही है, दोनों अलग अलग स्टैंड है, दिस इज वन स्टैंड और दिस इज अनदर स्टैंड। अब मान लो ये कोई इंसुलिन का जीन है, ठीक है, ये इंसुलिन का जीन है। अब इंसुलिन के जीन से दो आरएनए बने, सही है, तो इससे आगे चल के दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन भी तो बनेंगे, एक ये प्रोटीन और एक इसका प्रोटीन। तो अब इंसुलिन का ही हमारे बॉडी में दो दो प्रोटीन आ गया, इसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा मिक्स्ड अप कंडीशन हो जाएगी हमारे बॉडी में अगर आप एक ही कैरेक्टर के दो दो प्रोटीन ला दो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए नेचर ने इस चीज को सिंपल रखने के लिए क्या बोला कि भैया जो आरएनए है वो हमेशा एक ही स्टैंड से बनेगी, ठीक है, आरएनए जो है हमेशा सिंगल स्टैंड से बनेगी, सही है। अब वो स्टैंड ये भी हो सकती है और वो स्टैंड ये भी हो सकती है। मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे पता चलता है कि कौन सी स्टैंड से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी मान लो
फॉर एग्जाम्पल कि ये जो स्टैंड है ना, ठीक है, इस स्टैंड से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसको मिटा दूं मैं, इस स्टैंड से आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, सही है। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होगी, जैसे ए यू, यू नहीं होगी, ये डीएनए है ना, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, यू टी ए टी सी जी सी, मान लो कुछ ऐसी सीक्वेंस है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगर इस स्टैंड से आगे चल के आपके आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस स्टैंड से भी आगे आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस स्टैंड को हम लोग बच्चों कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। टेम्पलेट मतलब क्या, टेम्पलेट स्टैंड बच्चों वो स्टैंड है जो आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और जो स्टैंड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है, इट इज अ नॉन टेम्पलेट स्टैंड। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई इसकी, सही है। इस स्टैंड की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, क्योंकि भैया इससे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो फालतू हो गया। तो ये बोलता है यार इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं है, तो ये क्या बोलता है, मुझे अच्छा नाम दो, मुझे अच्छा नाम दो, सही है। तो इसे बच्चों कोडिंग नाम दिया जाता है। हालांकि ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, लेकिन इसे कोडिंग स्टैंड कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, कोडिंग स्टैंड कहा जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये वाला जो स्टैंड है, इसे नॉन कोडिंग स्टैंड कह दिया जाता है, नॉन कोडिंग स्टैंड कहा जाता है। सिमिलरली साथ ही साथ इसको सेंस स्टैंड कहते हैं, सही है। इसको हम लोग सेंस स्टैंड कहते हैं। सेंस की स्पेलिंग क्या होगी यार, ये होगी ना, यहां पे ऐसा आएगा, सही है। तो सेंस स्टैंड इसको कहते हैं। सिमिलरली इसको एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं। हालांकि सेंस ये कर रहा है, हालांकि जो सेंस है वो टेम्पलेट स्टैंड कर रहा है, बट इसका नाम क्या दे दिया गया है, एंटी सेंस स्टैंड। तो ये जरा सा अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये है आपका टेम्पलेट, ये आपका नॉन टेम्पलेट। फिर जो नॉन टेम्पलेट है उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे को यार अजीब सा नाम दे दिया, तो भैया बोले अरे छोड़ो कोई बात नहीं, तुमको चलो हम लोग नाम देते थे कोडिंग स्टैंड। हालांकि ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, फिर भी इसका नाम क्या दे दिया गया है, कोडिंग स्टैंड दे दिया है, सही है। उसके बाद ये कोडिंग है तो ये नॉन कोडिंग है, इसको कोडिंग स्टैंड भी है और साथ ही साथ इसका नाम सेंस स्टैंड भी है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका, एंटी सेंस है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, सही है। अब देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है आपका, स्ट्रक्चरल जीन। देखो ये वाला पार्ट ठीक है ना, दिस इज द ब्लू वाला पार्ट जो क्या है आपका स्ट्रक्चरल जीन। दोनों मिला के स्ट्रक्चरल जीन कहलाया जाएगा, सही है। उसमें से एक स्टैंड टेम्पलेट है, दूसरा स्टैंड क्या है, नॉन टेम्पलेट है। अब यहां पे एक एंजाइम आएगा जो कि पॉलीमराइजेशन करवाएगा, सही है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, देखो आरएनए क्या है, आरएनए इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। आरएनए क्या है, आरएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होता है, पॉलीमर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से जुड़ के बने हुए, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से जो भी स्ट्रक्चर जुड़ के बना हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीमर बोलते हैं। और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम लोग मोनोमर कहते हैं। यहां तक समझा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अ पॉलीमर, सिंगल स्ट्रक्चर इज अ मोनोमर, सही है। सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमर है, सही है। जहां पे भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जहां पर भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा उस चीज को हम लोग कहेंगे बच्चों पॉलीमरेज। क्या कहेंगे उसे हम लोग, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर, ठीक है। यहां पे लिख लो, पॉलीमरेज मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। जहां पे भी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे भी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमरेज। अब यहां पे देखो, यहां पे आरएनए की चेन फॉर्म होने वाली है, सही है। आरएनए फॉर्म होने वाला है, तो आरएनए क्या है, आरएनए भी एक टाइप का पॉलीमरेज है ना, जो न्यूक्लियोटाइड से, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम लोग आरएनए बोलते हैं ना, या फिर डीएनए बोल सकते हो, सही है। आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसमें यूरासिल होता है और राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, सही है। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होने वाला है, आरएनए का फॉर्मेशन होने वाला है। दैट्स व्हाई यहां पे जो एंजाइम आरएनए का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, उस एंजाइम का हम लोग नाम रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज, सही है। आरएनए पॉलीमरेज। देखो पॉलीमरेज मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का फॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन कौन सा पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर, सही है। दैट्स व्हाई यहां पे जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम होगा बच्चों आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब एक और बात, आरएनए किसको देख देख के बनाया जा रहा है, देखो ये है आरएनए की स्ट्रैंड, यहां पे एक नीचे आरएनए की स्ट्रैंड बनेगी, तो इसको किसके साथ, इसको किसको देख देख के बनाया जाएगा, इसको डीएनए को देख देख के बनाया जाएगा। मतलब जैसी डीएनए है उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैंड बन रही है, ये जो स्टैंड बन रही है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है आपके डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। दैट्स व्हाई इस एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाता है, इसका नाम है पूरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया एंजाइम का? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, नाम याद हो जाएगा। इसको यहां लिख ले थोड़ा सा नीचे साइड। क्लियर है, नाम याद हो जाएगा। सही है। अब देखो दिक्कत क्या है, अब थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहां पे आ गया अपना आरएनए पॉलीमरेज ऐसे, ठीक है, दिस इज अवर आरएनए पॉलीमरेज। अब इसको यार ना इसके अंदर जाना है, पॉलीमराइजेशन शुरू करनी है, लेकिन ये डायरेक्टली अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, ये डायरेक्टली अंदर यहां से नहीं घुस सकता। इसको घुसने के लिए एक और स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल बोल रहा हूं, एक और स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, एक और जीन की सीक्वेंस चाहिए जहां से आपका ये आरएनए अंदर घुस पाए। ठीक है, आपका ये आरएनए क्या हो जाए, अंदर घुस पाए। तो हर स्ट्रक्चरल जीन के आगे, ध्यान से सुनेंगे, हर स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक सीक्वेंस पड़ी होती है, एक सीक्वेंस लगी होती है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और इस सीक्वेंस से आपका कौन घुसेगा, यहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज घुसेगा और ये यहां से पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा आरएनए की। सही है, समझ में आई बात? तो प्रमोटर मतलब क्या है, प्रमोटर एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, प्रमोटर क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आपका आरएनए एंटर करेगा और यहां से वो आरएनए पॉलीमरेज एंटर करेगा और आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा। सिमिलरली आपके स्ट्रक्चरल जीन के साइड में, खत्म, लास्ट साइड में, ठीक है, जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज खत्म हो रहा है, सही है, यहां पे एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होगी जो इस रिएक्शन को बंद करेगी, मतलब टर्मिनेट करेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये कैसी जगह है, ये क्या है आपका प्रमोटर, जहां पे चीजें शुरू होने वाली है। ठीक है, आपका ये जो आरएनए फॉर्मेशन है ये शुरू होने वाला है, आरएनए रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है। एक ऐसी जगह है जहां पे आपका आरएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगा। ठीक है, रुक जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इस रीजन को हम लोग कहेंगे बच्चों टर्मिनेटर, टर्मिनेटर सीक्वेंस। समझ में आई बात? तो कुछ यहां पे सीक्वेंस है जो इसको बंद कराएंगे, कुछ प्रमोटर सीक्वेंस है जो क्या कराएंगे, इसे स्टार्ट कराएंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। सही है, तो ये डायग्राम एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर ले। कर लिया, चलो ठीक है, आ जाओ एक नया डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे और उसमें हम लोग और आगे वाली डिटेल समझेंगे। तो क्या हाथ हुआ था, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। सही है, स्ट्रक्चरल जीन के आगे यहां पे एक रीजन थी जिसे मैंने क्या बोला, प्रमोटर। यहां पे एक और रीजन है जिसे मैंने क्या बोला, टर्मिनेटर। क्लियर है, सही है, सही है, यहां तक समझ में आ गया? तो इट इज अ प्रमोटर एंड दिस इज टर्मिनेटर, जहां पे आपका जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगा। सही है, और ये कैसी थी, ये था आपका 3' एंड, ये है आपका 5' एंड। सिमिलरली ये है आपका 5' एंड और ये आपका क्या है, 3' एंड। क्लियर है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है यहां तक? अब कैसे डिसाइड होता है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिसाइड होता है कि आपका जो टेम्पलेट स्टैंड कहां कौन सा है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड कैसे डिसाइड होता है, मैंने आप लोगों को तो यहां पे डायरेक्टली बता दिया कि चलो मान लेते ये टेम्पलेट है, लेकिन हमेशा बच्चों देखो टेम्पलेट स्टैंड हमेशा डिसाइड होता है जिस रीजन पे, ठीक है, जिस साइड पे भी आपका प्रमोटर लगा हो। ठीक है, जिस साइड पे भी आपका क्या लगा हो, प्रमोटर लगा हो, उसकी 3' एंड वाला जो स्टैंड होता है वो टेम्पलेट स्टैंड होता है। क्या बोला मैंने, समझा? क्या बोला मैंने, समझा? जहां पे भी प्रमोटर लगा हो, ठीक है, जहां पे भी प्रमोटर लगा हो उसके 3' एंड वाला एंड, ठीक है, 3' एंड वाला स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, टेम्पलेट स्टैंड। हमेशा हमेशा, समझ में आ रही बात? ठीक है, आपका 3' एंड वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड। दैट्स व्हाई यहां पे 3' कहां पे, यहां पे, दैट्स व्हाई ये जो स्टैंड है दिस इज द टेम्पलेट। सही है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंटीसेंस, इसी को हम लोग एंटी कोडिंग। साथ ही साथ ये वाला आपका कोडिंग स्टैंड जो कि नॉन टेम्पलेट है और सेंस स्टैंड है, कोडिंग नॉन टेम्पलेट। यहां तक समझा, ये इतना समझा? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि प्रमोटर जहां पे भी लगा हो, अगर फॉर एग्जांपल प्रमोटर यहां लगा होता, मान लो प्रमोटर यहां लगा होता, तो यहां पे 3' एंड कौन सा है, ये वाला एंड है, तो ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली जो स्टैंड है वो क्या बन जाती है आपकी, टेम्पलेट स्टैंड बन जाती है, और ये वाली नॉन टेम्पलेट हो जाती है। क्लियर है? तो हमेशा देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वही हमेशा टेम्पलेट होगी। कभी ये भी टेम्पलेट हो सकता है, कभी ये भी टेम्पलेट हो सकता है, कभी ये भी टेम्पलेट हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो इस सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रमोटर कहां लगा। अगर प्रमोटर यहां है तो ये प्रमोटर यहां है तो ये वाली सीक्वेंस है, अगर प्रमोटर इस साइड लगा हुआ है तो ये वाली सीक्वेंस है। समझ रहे हो? तो यहां पे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। प्रमोटर कहां लगा है वो डिपेंड करता है, ठीक है, प्रमोटर कहां लगा है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टेम्पलेट है और कौन सा नॉन टेम्पलेट है। क्लियर है? अब लेके आ जाओ हमारे प्यारे से
हमारे दुलारे से एंजाइम को, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। सही है। अब आरएनए पॉलीमरेज को यहां एंटर करना है। आरएनए पॉलीमरेज बोलता है कि यार मैं यहां पे एंटर करता हूं और यहां पे जो सीक्वेंस है ना वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन करता हूं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था डीएनए पॉलीमरेज, याद करो डीएनए एप्लीकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज था उसमें बहुत नाटक थी, उसको बहुत नाटक था। सही है। वो क्या बोलता था कि यार मैं डबल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करूंगा, मैं सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करूंगा। सही है, मुझे खोल के जो डीएनए की स्टैंड है वो खोल के दी जाए। सही है। उसके बाद क्या बोलता है कि मैं जहां पे स्टार्ट करूंगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तभी हम लोग वहां पे प्राइमर लगाते थे, याद है आ रहा है आपको, लास्ट वाला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। सही, इसका नाटक नहीं है यार, ये बहुत ही स्वीट है। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये बहुत ही स्वीट है। ये क्या बोलता है कि मैं खुद सब काम कर लूंगा, मैं डीएनए की सीक्वेंस को भी अलग कर लूंगा खुद से। सही है, मैं उनको बाइंडिंग प्रोटीन जो थे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, वो भी मैं खुद से लगा लूंगा। सही है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, बस मुझे इसके अंदर एंट्री दिला दो। क्योंकि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये इस प्रमोटर रीजन में घुस नहीं पाता। ठीक है, इस प्रमोटर रीजन में घुस नहीं पाता। समझ रहे हो, समझ में आ रही बात। तो ये आपका ये यहाँ पे आता है। ठीक है, और बोलते हैं यार मेरे को ना इसके अंदर एंट्री दिला दो, मुझे ना इसके अंदर एंट्री दिला दो, मैं इसके अंदर जा नहीं पा रहा हूं। एक बार ये इसके अंदर घुस गया तो यहां से ये आगे चल के फॉर्मेशन, मतलब आपका आरएनए का फॉर्मेशन एक बार में शुरू कर देगा। ठीक है, एक ही बार में क्या कर देगा, शुरू कर देगा। सिंपल है, समझ में आ रही बात। तो इसके लिए एक फैक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, बोलता है भाई मैं तेरी मदद करूंगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कुछ इस शेप का, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, इस शेप का, ये इसके बाल है, ऐसे इमेजिन करो। एक फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं बच्चों सिग्मा फैक्टर। नाम क्या है इसका, सिग्मा फैक्टर। एक फैक्टर प्रेजेंट है जो क्या करेगा, खुद को इससे बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, और इस आरएनए पॉलीमरेज को कहां तक छोड़ के आएगा, इस प्रमोटर सीक्वेंस तक छोड़ के आएगा, मतलब यहां तक छोड़ के आएगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ सीक्वेंस होगी ना, ये पूरा आपका डीएनए है ना, तो आपको यहां तक छोड़ के आएगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले होगा क्या, ये दोनों पास पास आएंगे, ये दोनों ऐसे पास आएंगे। ठीक है, पास आएंगे, और आपका जो सिग्मा फैक्टर है और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सही है, फिर ये क्या करेगा, भाई चल, इसको बोलेगा भाई मैं तेरे को लेके चलता, तो टेंशन क्या ले रहा है, भाई जिंदा है। सही है, तो इसको बोलेगा चल, तो इसको लेके जाएगा और अंदर कहां पे, आपके प्रमोटर वाले रीजन में इसको छोड़ देगा। अब जैसे ये प्रमोटर में पहुंच गया, अब ये बोलता है कि यार अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब ये धड़ाधड़ क्या करेगा, एक नई स्टैंड की फॉर्मेशन शुरू कर देगा। सही है, और हमेशा याद रखो कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, लिख ले कहां गया, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये 5' से 3' के एंड में काम करता है, मतलब इस डायरेक्शन में काम करता है। 5' से लेके 3' एंड तक काम करता है। समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में काम करता है। तो 5' से शुरू करेगा, 3' तक जाएगा। अब यहां देखो, ये आपका 3' है। सही है, तो इसके अपोजिटली क्या बनेगा, यहां पे जो बनेगा सीक्वेंस ऑफ 5' होगा ना, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो नई सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, 5' से 3' होगी सिमिलरली। सही है, अब होगा क्या, देखो सिंपल होता है, कुछ नहीं, ये यहां से अपना काम शुरू करेगा। जो भी आपका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, वहां पे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा और यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, फिर इसके बीच में सीक्वेंस बनाएगा। ऐसे करते करते ऐसे एक बड़ी सी चेन फॉर्म कर देगा। ठीक है, ऐसे करते करते एक बड़ी सी क्या फॉर्म कर देगा, चेन फॉर्म कर देगा, दैट इज आरएनए। सही है, बना के देखते थोड़ा सा। मान लो यहां पे प्रेजेंट है ए टी जी सी टी ए सी जी सी, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ प्रेजेंट है। तो यहां पे जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, इसके अपोजिट चीजें लगाएगा। ए के अपोजिट क्या लगा देगा, यू, क्योंकि आपके आरएनए में क्या लगता है, यू लगता है ना, थायमिन रिप्लेस होता है यूरासिल से। तो यहां पे लग जाएगा यू, यहां पे लग जाएगा ए, यहां पे क्या लग जाएगा सी, यहां पे जी, यहां पे ए, यहां पे यू, यहां पे क्या लग जाएगा जी, यहां पे सी, और यहां पे क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसा सीक्वेंस आपका बनाते आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ऐसे बनाते कहां पहुंच जाएगा, इस टर्मिनेटर के पास पहुंच जाएगा। सही है, टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाएगा और इसके अंदर घुस जाएगा। सही है, अब देखो जैसे इसको अंदर से घुसना पॉसिबल नहीं था, इसको ये अंदर घुस नहीं पा रहा था ना, सिमिलरली यहां से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। सही है, ये बोलता है यार मेरे को बाहर निकालो यार, बाहर नहीं निकल पा रहा। सही है, तो ये क्या बोलता है, यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था, सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो बोलता है भाई मैं तेरा मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर होता है बच्चों, इसका नाम है रो फैक्टर, रोता रहता है ये। ठीक है, एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं हम लोग रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या बोलता है कि भाई आ जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे को क्या करता हूं, यहां से बाहर
छोड़ देता हूं, तो फिर ये रो फैक्टर के मदद से यहां से बाहर निकल जाता है और यहां पे एक नई स्टैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जा भाई? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो दिस इज अवर कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सही है। अब मुझे आप लोग को एक और चीज समझानी है। देखो, एक और चीज मुझे आप लोग को थोड़ी थोड़ी समझानी है कि अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब इनका जो डीएनए है वो इसी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। सही है। तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी साइटोप्लाज्म में चलेगा। सिमिलरली जब ट्रांसक्रिप्शन से मतलब एमआरएनए से आगे चले क्या फॉर्म होगा? प्रोटीन फॉर्म होगा। तो वो भी कहां होगा? आपके साइटोप्लाज्म में चलेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम जगह पे होता है। ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म ये आपका एरिया, दिस इज द साइटोप्लाज्म। यहीं पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और यहीं पे क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, एक और बात, जैसे यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो यहां से एक नई स्टैंड बन के ऐसे निकल रही है। सही है। साइमल्टेनियसली जैसे ही इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोले ना अभी, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा? ये आपकी एमआरएनए की चेन है। सही है। एमआरएनए बन गया, मतलब बना क्या है? अभी बन ही रहा है। सही है। और इसके ऊपर आके लग जाएगा बच्चों राइबोसोम। ऐसे बर्गर शेप का होता है, एक नीचे और एक ऊपर, ऐसा कुछ शेप का होता है आपका राइबोसोम। ठीक है। ये राइबोसोम किससे बना हुआ है? दिस राइबोसोम इज मेड फ्रॉम आरआरएनए। किससे बना हुआ है? ये आरआरएनए से बना हुआ है। सही है। तो आरआरएनए से बना हुआ आपका कौन है? राइबोसोम। सही है। राइबोसोम क्या करेगा? इन तीन सीक्वेंस है ना, इनको पहचानेगा और इसके हिसाब से अमाइनो एसिड लेके आएगा। कौन लेके आएगा? राइबोसोम नहीं लाएगा, लेकर आएगा भैया अपना टीआरएनए। कौन लेकर आएगा? टीआरएनए लेकर आएगा। समझ में आ रही बात? टीआरएनए का फॉर्मेशन क्या है? टीआरएनए भैया आता है, इन कोड्स को रीड करता है, फटाक से आता है, देखता है, रीड करता है इन 3 कोड्स को। सही है। इसीलिए इन 3 कोड को देखो, सबसे पहले जो रीड होते हैं ना हमेशा कोड्स, वो 3 होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ रीड होते हैं। इसीलिए इन सीक्वेंस को हम लोग बच्चों ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 कोडॉन एक साथ रीड हो रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। अब आपका टीआरएनए आएगा चश्मा लगा के और देखेगा कि यार यहाँ पे कौन सा 3 सीक्वेंस है, उसको रीड करेगा और उसके हिसाब से एक अमाइनो एसिड लेकर आ जाएगा। समझा? सिमिलरली फिर अगले 3 को रीड किया जाएगा, उसके हिसाब से एक दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आ जाएगा। सही है। और इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका एंजाइम की बच्चों, सॉरी राइबोसोम की बच्चों एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब ये क्या करते हैं? एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सही है। तो यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा है, तीसरा, इसे जुड़ते क्या बन जाएगा? एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। इसी अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आरएनए, सॉरी प्रोटीन। सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताना क्या था कि यहां से देखो आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। सिमिलरली जैसे ये बाहर निकलेगा ना, यहीं पे आपका ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। समझ लो, यहां पे आपका राइबोसोम लगेगा, ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। मतलब बैक्टीरियाज में जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है वो एक साथ होता है। ठीक है, एक साथ एक समय पे चलता है। समझ रहे हो? देखो कुछ डिफरेंसेस ही है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम जगह पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगी, ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ये डिफरेंस समझ में आ गया? उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर बना ये वाला, इसको डायरेक्टली एमआरएनए बोल देते हैं, ये मैसेंजर आरएनए। लेकिन जब यूकैरियोट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बोलते, उसको हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। और इस एचएनआरएनए बच्चों होती है मॉडिफिकेशन। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कैपिंग, टेलिंग, फिर स्प्लाइसिंग, ऐसे करके मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। वो सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से ये आगे चल के एमआरएनए फॉर्म होता है। समझ में आ रही बात? तो इतनी प्रोसेस यहां तक न्यूक्लियस के अंदर चलती है। जैसे एमआरएनए बना, यहां से न्यूक्लियस से निकलेगा और
किस क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पे इसका ट्रांसलेशन शुरू होगा। सही है, तो ये यूकैरियोटिक की बात हो गई। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, दोनों प्रोसेस साथ में होती है। उसके बाद मुझे एक और चीज समझानी तुम लोगों को, सिस्ट्रॉन के बारे में। ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। मान लो ये आपकी एक जीन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक जीन है, और इस जीन ने एक आपका क्या बना दिया, आरएनए बना दिया, ठीक है। दिस कंप्लीट इज अ जीन, ठीक है, ये कंप्लीट एक क्या है, जीन है, और इसने क्या बना दिया, एक आरएनए बना दिया। मान लो ये एमआरएनए है, सही है, दिस इज एमआरएनए, और इस एमआरएनए से आगे चल के अब देखो ध्यान से सुनो, ये एक जीन है। देखो जीन मतलब क्या है, जो एक कंप्लीट आरएनए को फॉर्म करे वो जीन है, सही है। तो इसे मैं जीन कह सकता हूं, यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, कंप्लीट जीन है, जो क्या फॉर्म कर रहा है, कंप्लीट आरएनए। दिस इज द कंप्लीट आरएनए, सही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ठीक है, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर क्या होता है कि इस आरएनए से ना आगे चल के 3 प्रोटीन या 4 प्रोटीन भी बन सकते हैं। मतलब समझ लो, इतने से इतने पार्ट से एक प्रोटीन बन जाएगा, फिर इतने से इतने पार्ट से दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, समझ रहे हो, और इतने से इतने पार्ट से तीसरा प्रोटीन बन जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रोटीन ए, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, समझ रहे हो। एक ही आरएनए से आपके कितने प्रोटीन बन गए, 3 प्रोटीन बन गए। समझ में आ रही बात, इसका मतलब क्या है कि आपका ये कंप्लीट जीन था, लेकिन इस कंप्लीट जीन ने आगे चल के एक कंप्लीट ऐसा आरएनए बनाया जो आगे चल के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बना रहा है, जो आगे चल के अलग अलग टाइप्स के, 3 टाइप्स के, देखो यहां पे प्रोटीन बना दिया। इसका मतलब, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब डीएनए के, तो कलर चेंज कर ले, इसका मतलब डीएनए के ये पार्ट ने, इतने पार्ट ने पहला प्रोटीन बनाया, फिर डीएनए के इतने पार्ट ने, मतलब इस जीन के इतने पार्ट ने दूसरा प्रोटीन बनाया, और इस जीन के इस तीसरे पार्ट ने, मतलब इतने पार्ट ने इस ये तीसरा प्रोटीन बनाया। ये एक ही जीन है, ये कंप्लीट एक ही जीन है, क्योंकि जीन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, डीएनए का वो पार्ट जो आगे चल के कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन करे। तो इसने कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया, सो इट इज अ जीन, सही है। लेकिन ये आरएनए आगे चल के बच्चों अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं, एक आरएनए से आगे चल के 3 प्रोटीन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीन है, जीन का एक ऐसा पार्ट जो आगे चल के एक प्रोटीन बना रहा है ना बच्चों, इस एक पार्ट को हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन। इस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, ठीक है। इस पे एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अब हम लोग देखो, हम लोग अगर बैक्टीरिया के अंदर देखें, ये एग्जांपल मैं बैक्टीरिया का दे रहा हूं ना, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर देखें तो बैक्टीरिया के अंदर एक जीन से आगे चल के मल्टीपल प्रोटीन बन सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बैक्टीरिया का जीन है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या, उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस जीन इज आल्सो नोन एज बच्चों पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। समझ में आ रही बात, ये देखो एक ही जीन है, लेकिन इस एक जीन से आगे चल के अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इसके अंदर अलग अलग क्या है, सिस्ट्रॉन है, एंड एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है, हमारे अंदर नहीं होती। हमारे अंदर जो जीन है इट इज हमारे अंदर, अगर यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करें तो हमारे अंदर जो जीन है इट इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक जीन से सिस्ट्रॉनिक, मतलब एक जीन से आगे चल के एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, सही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है आपके लिए, कहाँ गया ये, ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स के लिए चीजें लिखी है। सबसे पहला चीजें क्या है, देखो जो मैंने आप लोगों को समझाया, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। मैंने आप लोगों को बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में एक साथ होता है, जैसे ही न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन चालू हो वहीं पे ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट। सेम कंपार्टमेंट मतलब क्या, आपका साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया हैव पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, देख रहे हैं, बैक्टीरिया हैव पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आपके इसके अंदर यूकैरियोटिक से, सही है। यहां पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। आई गेस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। अभी तक हम लोग ने सिर्फ क्या कंप्लीट किया है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी तक हम लोग ने कहां गया हमारा स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किया है, और ये ट्रांसक्रिप्शन ने किसका कंप्लीट किया हम लोग, सॉरी ये तो रिवर्स है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किया और सिर्फ हम लोग ने प्रोकैरियोट्स को कंप्लीट किया, सही है। यूकैरियोट्स का बाकी, देखो आपको प्रोकैरियोट का अगर समझ में आ गया है तो यूकैरियोट का भी एकदम इजी समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है,
सही है। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पढ़ने में मजा आया होगा, आप लोग बहुत सारी चीजें आज नई नई सीखे होंगे यहाँ पे आके, सही है। तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप प्यार बरसा देना अपना इस वीडियो के ऊपर। कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ही, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है ही, वहां पे आके मुझे फॉलो कर लो, मुझे बात कर लो, जो भी चीज खरीदनी वो आप वहां पे आके कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे और नई नई चीजें समझेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।